तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल लौंडा हिस्ट्री पे। और आज अपना टॉपिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसे हम लोग क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन या उद्घोषणा या अनाउंसमेंट भी कहीं कहीं आपको क्वेश्चंस में मिल सकता है। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रोक्लेमेशन मतलब अचानक से उद्घोषणा क्यों हो रही है, या आप इसके पहले एक दिख रहे हैं कि 1858 के बैकग्राउंड में जब हम लोग जाएंगे तो हमें 1857 का कुछ सिनेरियो दिखेगा। और 1857 के सिनेरियो के पहले कुछ एक सिनेरियो है जो कि नए बच्चों को तो नहीं पता होगा, लेकिन हाँ, जिन्होंने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कंप्लीट कर रखा है बीए में। अच्छा, आप सभी के लिए खुशखबरी है, आपके लिए तो नहीं लेकिन आपके जो जूनियर्स हैं उनके लिए खुशखबरी है। इस साल से जो है WRN में जो है आपका यूनिवर्सिटी कैंपस में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टार्ट हो गया। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हो तो वो 4 ईयर पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली इसी साल से जो है हिस्ट्री ऑनर्स की भी बात वहां चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली वो भी चालू हो जाएगा, किसी को सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी है 4 ईयर्स के लिए तो वो वहां एडमिशन। ठीक है। तो 1858 के पहले जो है सबसे मेजर रीजन आपको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि वो 1857 होगा। और 1857 के पहले मतलब आखिर 1857 क्यों हुई, तो जनरलाइज वे में आप ये समझ लीजिए कि इस टाइम पीरियड पे जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे आपके नियर अबाउट 1854 के आसपास। ठीक है। उनका नाम हुआ करता था डलहौजी। और डलहौजी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी लेके आए थे, मैंने आपको लास्ट में बताया हूँ। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के कारण जो इंडिया की प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, है ना, या आप कह सकते हैं राजे रजवाड़े हुआ करते थे, उनको गोद लेने का अधिकार जो है बंद कर दिया। मैंने आपको बताया था कि डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड, बताया आपको। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी एक मेजर इशू था। ठीक है। वॉज नॉट वन एंड ओनली रीजन, बट इट वॉज रीजन अमंग द ऑल रीजंस। ठीक है। तो ये काफी बड़ा इशू था। इस चक्कर में 1857 का रिवोल्ट हो जाता है, और 1857 के रिवोल्ट के बाद अचानक से क्वीन विक्टोरिया का अनाउंसमेंट तैयार किया जाता है। और इसके लिए दो डेट हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। कि पहला तो ये कि जैसे 1857 का रिवोल्ट चल रहा होता है, खत्म हो रहा होता है, तो 2 अगस्त, याद रखिएगा, 2 अगस्त 1858 को इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया जाता है। ठीक। और ये इनेक्टेड कब होता है? ये होता है 1 नवंबर 1858। और इस प्रोक्लेमेशन को या इसको कहाँ पढ़ा जाता है, विक्टोरिया से अनाउंसमेंट कहाँ पढ़ा जाता है? देखिए, एक्ट तो ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, पूरा एक्ट तो नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन है या विक्टोरिया का जो अनाउंसमेंट है, ये पढ़ा कहाँ जाता है? तो इलाहाबाद में, है ना। अभी इलाहाबाद में क्यों पढ़ा जाता है, कलकत्ता में क्यों नहीं पढ़ा जाता है? तो जब 1857 का रिवोल्ट चल रहा हुआ करता है तो कलकत्ता से जो कैपिटल है वो शिफ्ट हो जाती है इलाहाबाद में। तो सिंपल सी बात है कि जो एक तरीके से मान लीजिए प्रेसिडेंट रूल है, तो प्रेसिडेंट रूल कहाँ से पढ़ा जाएगा? प्रेसिडेंट हाउस से पढ़ा जाएगा। क्वीन विक्टोरिया तो इंडिया में नहीं, तो कैपिटल से ही जो है वहां पे उनका अनाउंसमेंट पढ़ा जाएगा। इस टाइम पीरियड में जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो कैनिंग हुआ करते थे 1857 में, कैनिंग। और अभी भी जो है गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? कैनिंग ही रहेंगे। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है। गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे 1857 में? इंडिया के गवर्नर जनरल कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग। सभी को मेरी वॉइस आ रही है? ठीक। और गवर्नर जनरल की जब मैं बात करता हूं तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि हाँ भाई, 1833 के चार्टर में गवर्नर ऑफ बंगाल को बोल दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये सब चीजें माइंड में क्लिक करनी चाहिए कि हाँ, अरे सबने गवर्नर जनरल बोला है। लास्ट गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। तो ये गवर्नर जनरल का कंसेप्ट कब आया था? तो 1833 में आया था। ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग को हटा के मतलब लॉर्ड कैनिंग की पोस्ट चेंज हो जाती है, गवर्नर जनरल की जगह क्या हो जाता है? वॉइसराय हो जाते हैं। ठीक है। वॉइसराय जो है वो किंग क्वीन विक्टोरिया के जो है रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सब कुछ चीजें। अच्छा, एक दो डेटा और है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डेटा है कि अगर आप बात करते हैं कि जब 1857 का रिवोल्ट हो रहा था, है ना, जब रिवोल्ट हो रहा था तो उस टाइम पीरियड में प्राइम मिनिस्टर कौन था? कहाँ पे? यूके का या इंग्लैंड का या ग्रेट ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? पामरसन। ठीक है। और
जब ये 1858 का अनाउंसमेंट आता है ना, विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन आता है, ये पामर्सन होता है 1857 में, ठीक। और इसके बाद गवर्नमेंट गिर जाती है, इंडिया के मुद्दे पे दोबारा गवर्नमेंट गिरती है। पहले गवर्नमेंट गिरी थी पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम पीरियड में, आप लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे, मैंने आपको लॉर्ड नॉर्थ ऑफ फॉक्स की गवर्नमेंट गिरी थी ये बताया था आपको। और विलियम पिट्स उस टाइम पीरियड में नए पीएम आते हैं, उसी तरीके से पामर्सन की गवर्नमेंट गिर जाती है और नए प्राइम मिनिस्टर कौन आते हैं, बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली, ठीक। पामर्सन जो है, अगर आप 1857 के जब रिवोल्ट जो हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो नेचर को लेके, क्योंकि गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर है, तो 1857 के रिवोल्ट को लेके वो बोलेगा कि अरे ये जो है विद्रोही बाबुओं का विरोध था, या जो है ये लास्ट शक्तियों का अंतिम प्रयास था। पर्सिवल स्पीयर्स, पामर्सन की लैंग्वेज में ही पर्सिवल स्पीयर्स ही बोलते हैं। बेंजामिन डिज़रायली की अगर बात करते हैं, तो डिज़रायली 1857 के टाइम पीरियड में कौन हुआ करते हैं, नेता विपक्ष, लाइक जैसे आजकल के राहुल गांधी, है ना। मैं उनको राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक नेता विपक्ष, है ना। या इस समय अगर ऑफिशियली नेता विपक्ष की बात करते हैं, तो लोकसभा में कौन है, अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। राहुल गांधी बोलने गलत है, अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। बेंजामिन डिज़रायली ने बोला था इसको नेशनल रिवोल्ट, नेशनल रिवोल्ट। इन सब के बारे में हम लोग डिबेट में डिटेल में जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, कि भाई नेशनल रिवोल्ट था कि नहीं था, है ना। या ये जो है क्रूसेड टाइप था क्या, मतलब एक क्रिश्चियनिटी और मोहम्मदन के बीच का कोई इशू था, है ना। क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे क्रिश्चियनाइजेशन चालू किया, और रूलिंग पार्टी कौन हुआ करती थी इंडिया में, मुगल्स ही हुआ करते थे। तो कंपनी ने स्टार्टिंग में बोल दिया अरे वो तो क्रूसेड टाइप का है, सभी यूरोप के सभी क्रिश्चियंस को हमारा सपोर्ट देना चाहिए। तो कंपनी उसको जो है कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही होती है, अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश कर, ठीक। तो ये सब कुछ चीजें हैं। तो अब आपको मेरे ख्याल से याद रहेगा कि वॉइस राय, फर्स्ट वॉइस राय कौन हो जाएगा आपका, कैनिंग, ठीक है। और लास्ट गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, कैनिंग, ठीक। यहां तक सबको क्लियर है, आगे बढ़े, है ना। तो 1857 का जो रिवोल्ट था उसके कारण ये आता है। और अब जो है एक मैसेज जाता है। असल में एक चीज ये थी कि 1853 में, आपको याद है मैंने आपको बताया था 1853 के चार्टर में, कि भैया ब्रिटेन के बाकी सारे लोगों को यहाँ पे मफसिल एरिया में रहने की परमिशन दे दी गई थी, है ना। लैंड पोजीशन कर सकते थे, लैंड होल्ड कर सकते थे, ट्रेडिंग कर सकते थे, है ना। तो इन लोगों ने बोला कि जो कंपनी है, कंपनी क्या करती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रही होती है। ऑल्दो आपने इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बना रखा है, बट ये सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखती है, और स्टॉक होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में सोचती है, या जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं वो अपना प्रॉफिट सोच रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे वो अपना प्रॉफिट ज्यादा गेन करने की कोशिश करते हैं, हमारे बारे में कम सोच रहे थे। ऐसी डिमांड इन नॉन रेजिडेंशियल यूरोपियंस की या नॉन रेजिडेंशियल ब्रिटिश की डिमांड इंडिया में हुआ करती थी, या इंडिया में रहने वाले नॉन रेजिडेंशियल ब्रिटिश की डिमांड हुआ करती थी, किससे, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, कि भाई कंपनी जो है वो हमारे फेवर में काम नहीं करती, कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश, आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए। एक लगातार प्रेशर था, किसका, ब्रिटिशर्स का और यूरोपियंस का, किसके ऊपर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर, ठीक है। कंपनी सही से काम नहीं कर रही, ठीक। और पामलसन की भी अगर बात करते हैं, तो 1857 में जब रिवोल्ट हुआ, तो पामलसन जो है उन्होंने खुद रिस्पॉन्सिबल बता दिया किसको, डुअल टाइप ऑफ गवर्नमेंट को, कि डुअल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो कंपनी के ऊपर चल रही है, डुअल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, है ना। आप लोग याद करिए, मैंने आपको बताया था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इससे क्या आ रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से था, लेकिन इसकी जो नंबर्स की संख्या थी वो बढ़ा के क्या कर दी गई थी, आपको याद होगा क्या, 24। और आप लोग याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, जो बच्चे लाइव जुड़े हैं वो याद करें, रिकॉल करें कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, इनकी संख्या घटा के लेटर ऑन के चार्टर में जो है 18 कर दी गई थी, या 12+6 कर दी गई थी। ये आप लोग रिकॉल करिएगा। जो लाइव बच्चे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, ताकि मैं देखूं कि वो लोग रिकॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो बच्चे कभी ये वीडियो देखें तो उसको जो है कमेंट सेक्शन में टाइप करें, ठीक। और दूसरा आपने देखा पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। पिट्स इंडिया एक्ट,
1784। और इस पिट्स इंडिया एक्ट में आप क्या देखते हैं कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रोविजन होता है। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर होते हैं। फिर वही बात, जो लाइव बच्चे जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप में डालेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हटा के कब मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन अफेयर्स को इसका जो है हेड बनाया गया, और इसमें कब जो है मेंबर्स की संख्या घटा के 3 करी गई। ठीक है, ये सारी चीजें वो बताएंगे, और बाकी जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देखेंगे कमेंट सेक्शन में। डुअल टाइप ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या, कि अगर कंपनी पिट्स इंडिया के बाद जो है कंपनी के ऊपर एक डुअल टाइप ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है, जो कि कंपनी के जो गवर्नर जनरल हैं, चाहे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे हो या लेटर ऑन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हो, दोनों के ऊपर डुअल टाइप ऑफ गवर्नमेंट चल रही है। मतलब अगर उनको पॉलिटिकल अफेयर से के बारे में, मिलिट्री अफेयर या रेवेन्यू से जुड़े हुए मसले के बारे में कुछ पूछना है तो किससे पूछेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पूछेंगे। कमर्शियल अफेयर्स के बारे में अगर उनको कुछ डायरेक्शन लेना है तो किससे पूछेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से पूछेंगे। अब हम ये प्रैक्टिकली देखते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और पिट्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ है? दोनों के दोनों लंदन में। तो एक तरीके से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको रूल करने की जो दोनों बॉडी है, जिनके थ्रू जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक डुअल टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्टेब्लिश कर रही है, वो कहाँ है? दोनों के दोनों लंदन में। एक काइंड ऑफ अब्सेंटी ऑफ सोवरेंटी, अनुपस्थित प्रभुसत्ता है एक तरीके से, है ना? तो कॉमर्सन कह रहे हैं कि ये जो डुअल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। और इसके चक्कर में जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अ, इन दोनों मास्टर्स का मिसयूज करता है, और उसने क्या कर रखा है, इंडिया में जो है एक तरीके से अन ब्रिटिश रूल को इंप्लीमेंट कर रखा है। और आप लेटर ऑन देखेंगे जाके दादा भाई नेहरू जी भी बोलते हैं कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। अन ब्रिटिश रूल मतलब गैर ब्रिटिश तरीके से भारत को शासित किया जा रहा है। तो वो ये बोला कि डुअल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि भाई गवर्नर जनरल को जो है अपने अपनी पावर्स को मिसयूज करने की तरीके से पावर दे रहा है ना। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई? तो पामल्सन ने इसके पीछे बैकग्राउंड ने माना कि इसको डुअल टाइप ऑफ गवर्नमेंट को मान लिया। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक। 1853 में जो कंपनी के जो अदर कंपनीज के जो यहाँ पे रहने आए, जो नेटिव यूरोपियंस जो रहने आए, वो क्या मान रहे हैं कि भाई कंपनी जो है वो हमारे बारे में नहीं सोच रही है ना। और 1857 का जो रिवोल्ट है वो तो एक अलग ही कहानी दिखा रहा है कि भाई कंपनी जो है बुरी तरीके से जिनोसाइड कर रही है, लोगों को बहसकर कर रही है, लोगों के अंदर नाराजगी है कि आप हमारे राजा को हटा रहे हैं, है ना। तो कई कारणों से जो है 1858 का जो है एक्ट लाया जाता है। क्लियर है चीज आपको? यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक। तो पार्लियामेंट क्या करती है, मैंने आपको बताया कि 2 अगस्त 1858 को इसका अप्रूवल देती है, और 1 नवंबर 1858 को जो है ये इसको पढ़ दिया जाता है। मतलब ये इसको इसका इनेक्टमेंट हो जाता है। यहां तक सबको क्लियर? अच्छा, इसके हम की प्रोविजंस में चलते हैं। और की प्रोविजंस में सबसे बड़ी बात है ना कि ब्रिटिश को भी नाराजगी थी। मतलब ब्रिटिश इन द सेंस, अगर हम देखते हैं कि इसको जो यूरोप में ब्रिटेन जो यूरोपियंस जो इंडिया में रह रहे हैं उनको भी नाराजगी है किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से, है ना। और नाराजगी किसको है? इंडियंस को तो है ही नाराजगी ईस्ट इंडिया कंपनी से। सबसे बड़ी बात क्या किया कि इस एक्ट ने एक प्रोविजन किया, क्या कि भैया सीधे सीधे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक। तो अब सीधे सीधे एक्ट में प्रोविजन लिखा हुआ है। अब देखिए, जैसे आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ दिनों पहले बताया था कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ की बात की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बात की गई थी कि भैया एक सुप्रीम कोर्ट होगा, याद आया आपको? है ना। तो फिर मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट कैसे होगा, तो 1774 का एक एक्ट लाया गया। और आपको लास्ट टाइम पे मैंने एक वर्ड बोला था, लेटर पेटेंट, याद आया आपको? क्राउन जब कुछ भी ऑर्डर देता है तो अपने लेटर पेटेंट के थ्रू ऑर्डर देता है ना। तो इस एक्ट में प्रोविजन तो कर दिया गया कि कंपनी को एबॉलिश किया जाए, कंपनी तंग कर रही है। तो कंपनी को एबॉलिश करने के लिए क्या होता है, ऑफिशियली रूल आता है 1874 में, जिसका नाम है ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड, ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट। इस एक्ट के थ्रू
ऑफिशियली कंपनी को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जब कंपनी को खत्म कर दिया जाता है तो कंपनी के जो स्टॉक होल्डर्स हैं, जिनका इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट है, तो उनके साथ क्या किया जाएगा? वो बड़े नाराज होंगे कि भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, हम बड़ा परेशान हो जाएंगे। तो उनको जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ कंपनसेट करेगी, यहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा है उसमें उनको कुछ हिस्सा देती जाएगी। लिक्विडेशन उनका पूरी तरीके से नहीं होगा। लिक्विडेशन मतलब आपका पूरा का पूरा पैसा ही डूब गया अगर आपने कंपनी खत्म कर दी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और इसमें बहुत डिटेल में हमें यूपीएससी में जानने की जरूरत ही नहीं है और बहुत ही रेयर लोगों को पता होता है। अदरवाइज जो लोग क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है मान के चलते हैं कि 1858 से खत्म हो गई, क्योंकि 1858 के विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन में था, है ना। ब्रिटिश पार्लियामेंट, देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो बोलेगी वही विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन होगा ना। जो हमारी संसद बोलेगी, संसद का मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट बोलेगा, क्योंकि हम तो ब्रिटिश लेगेसी से चल रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ भी लगभग सिमिलर प्रोसेस है कि आप देखते होंगे जो राष्ट्रपति का जो एक आता है धन्यवाद प्रस्ताव, जब नई लोकसभा भी बनेगी तो राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव आएगा। ठीक है, या जब नया साल चालू होता है तो राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव आता है, राष्ट्रपति खुद पढ़ रहे होते हैं उसको, लेकिन वो लिखा किसने होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखा होता है। विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन कुछ और नहीं है, जो ब्रिटेन की जो नई गवर्नमेंट बनी है ना, उसका प्रोक्लेमेशन है। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसा है, कंपनी खत्म कर देते हैं, क्योंकि 1853 में कंपनी के ऑफिसर्स भी जो अदर यूरोपियंस हैं वो भी नाराज है, और साथ ही साथ इंडिया में एक तरीके की कुछ ना कुछ म्यूटिनी ऐसी चीजें हो गई है, वो भी नाराजगी है। और जो है डुअल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो भी जो है इसको एम्पावर करती, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एम्पावर करती है, को मिसयूज कर पावर को। तो इन कारणों से जो है वो 1858 में जो है प्रोक्लेमेशन ऑफ विक्टोरिया लेके आते हैं। उसमें साफ साफ एक प्रोविजन होता है कि भाई आप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दीजिए, एबॉलिश कर दीजिए। इसको एबॉलिश करने के लिए जो है ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड एंड रिडम्पशन एक्ट आता है 1874 में। ये एक फैक्चुअल डेटा है, आपको याद रखना होगा। क्लियर चीज, यहां तक सबको क्लियर? ठीक, जब अब ये जब यहाँ पे है ना ऑफिशियली, देखिए अब मैंने बोल दिया कि भाई देखिए, अभी आप देखिए, आप लोगों ने सुना होगा 2019 में क्या हुआ। 2019 में सीए आया, है ना। वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित भी हो गया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर भी कर दिया, लेकिन इंप्लीमेंट कब हो रहा है? वो 2024 में हो रहा है ना। उसी तरीके से विक्टोरिया अनाउंसमेंट ने बोल दिया कि भैया कंपनी को एबॉलिश कर देंगे, लेकिन इसको एबॉलिश करने के लिए प्रॉपर रूल जो आएगा वो कब आएगा? ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडम्पशन एक्ट आएगा, तब इसको पूरी तरीके से फाइनली खत्म किया जाएगा। और बेसिकली है क्या, आप देखिए इसे नाम से आपको क्लियर हो रहा है, ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड एंड रिडम्पशन एक्ट। स्टॉक होल्डर्स हैं, उनका जो पैसा लगा हुआ है उसको कैसे रिडम्प करेंगे, उसको रिडेम्पशन कैसे देंगे, वो प्रोविजन यहाँ पे लिखा गया है ना। अदरवाइज आपके कह देने से ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं खत्म हो जाएगी, आपने तो बोल दिया खत्म हो गई, लेकिन खत्म करने से कैसे काम चलेगा? उसके जो स्टॉक होल्डर्स है पागल से पैसा लगा रखा है, उनके लिए कुछ प्रोविजन करना पड़ेगा। बेसिकली वो प्रोविजन यहाँ पे लिखे हुए हैं ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड एंड रिडेम्पशन एक्ट। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? है ना। अब जब आपने ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी है 1858 में, मतलब ऑफिशियली आपने ये तो बोल ही दिया कंपनी नहीं है, तो इंडियंस को तो इससे मतलब नहीं है नहीं कि ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड एंड रिडेम्पशन एक्ट कब आएगा। इंडियंस को मतलब ये कि हाँ भाई खत्म होगी तो दिखना चाहिए। क्या कर दिया गया कि भैया ऐसा है, आज के बाद जो है इंडिया जो होगा वो गवर्न होगा किसका? ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्वीन, है ना, या क्राउन के नाम पे ये जो है गवर्न होगा। तो ये भी यहाँ पे प्रोविजन किया गया। क्लियर चीज, है ना। अब देखिए सीधी सी बात है, पामलसन ने सीधे सीधे बोला कि डुअल टाइप ऑफ गवर्नमेंट बहुत बड़ा इशू है, इस डुअल टाइप ऑफ गवर्नमेंट को खत्म करना पड़ेगा, है ना। मतलब कि जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी खत्म हो जाएगा 1773 का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा 1784 का, है ना। तो डुअल टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैसे खत्म होगा? आपको याद होगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्ट एक लाया जाए, मैंने आपको बताया था 1784 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, याद आ रहा है आपको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सबको याद आ रहा है? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्ड मैंने यूज किया था किसके लिए? ब्रिटिश मैटर्स का ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो देखता था उसको बोलते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और ये क्या करता था? ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या हुआ करता था? चेयरमैन हुआ करता था, है ना। तो ये वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बॉडी ला दी जाती है। एक पर्सन होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट,
और ये क्या होता है, इंडियन मैटर का जुड़ा हुआ होता है, इसका कोई भी लेना देना नहीं है ब्रिटेन के मसले का, ब्रिटिश मसले से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ब्रिटिश मसले के लिए ऑलरेडी बहुत पहले से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चला आ रहा है। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ का कौन है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, इंडियन अफेयर्स से जुड़े हुए मसले का, ठीक है ना। और याद करिए कि आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में डालेंगे और व्हाट्सएप पे भी डालेंगे कि आपको याद आ रहा होगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन को इंडियन अफेयर्स के ऑफिसर को या इंडियन अफेयर्स के मिनिस्टर को बोर्ड ऑफ कंट्रोल का चेयरमैन बनाया गया था, किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और लाइव वाले व्हाट्सएप पे लिखेंगे, रिकॉल करने की कोशिश किया करिए। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो क्या हो जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रिप्लेस कर देगा। और इसको असिस्ट करने के लिए जो है एक 15 मेंबर की काउंसिल बनेगी, ठीक। इस 15 मेंबर के जो हाफ मेंबर होंगे वो कहां से आते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेट करता था, ठीक। मतलब कुल मिला के कंपनी के स्टॉक होल्डर्स, जब तक ये ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडम्पशन एक्ट नहीं आया तब तक जो है इसके हाफ मेंबर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेट करेगा। और इवन इस एक्ट के बाद भी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो लास्ट बचे हुआ करते थे वो नॉमिनेट करते थे, है ना। और इसके जो रेस्ट हाफ मेंबर होंगे वो कौन नॉमिनेट करेगा, वो क्राउन नॉमिनेट करेगा, ठीक, क्लियर चीज। और जैसे ही आपका ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडम्पशन एक्ट आ गया, आई एम सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया था, इस एक्ट के आने के बाद सभी के सभी 15 मेंबर कौन नॉमिनेट करेगा, क्राउन नॉमिनेट करेगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहां एक तरीके से रिप्लेस किसको कर रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रिप्लेस कर रहा है। और अगर आप देखें कि जो 15 मेंबर की उसकी काउंसिल है वो किसको रिप्लेस कर रही है, एक तरीके से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिप्लेस कर रही है ना। और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये ब्रिटिश एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन है, पहली कंडीशन इसके लिए यही है। और इसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने के लिए साथ ही साथ ये दूसरी कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल का या कैबिनेट मिनिस्टर का मेंबर हो। लाइक जैसे अगर हम बोले कि एस जयशंकर की अगर हम लोग बात करते हैं तो एस जयशंकर कौन है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन भी है और कैबिनेट मिनिस्टर है ना। तो एस जयशंकर लेवल का जो ऑफिसर होगा या जो प्राइम मंत्री होगा वो जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्लियर है चीज आपको। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अब देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन था, आपको याद आ रहा है आपको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो हेड हुआ करता था, जो चेयरमैन हुआ करता था, है ना, वो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था, फिर लेटर ऑन उसको क्या कर दिया गया, इंडियन अफेयर्स का जो ऑफिस मिनिस्टर हुआ करता था उसको बना दिया गया। और साथ ही साथ 5 मेंबर और हुआ करते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, 2 मेंबर और हुआ करते थे, है ना। अब आप देखिए कि 3 की जगह 1 मेंबर को ले आइए और उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दीजिए, है ना। मतलब आप ये समझिए कि 6 ब्रिटिशर्स हो और उनकी जगह एक ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर हो, तो क्या दोनों की अप्रोच इंडिया को देखने के लिए बदल जाएगी? आप जवाब दीजिए, बदलेगी? नहीं बदलेगी। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल में पिट्स इंडिया एक्ट में 6 मेंबर रखे गए, लेटर ऑन बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 1786 के अमेंडिंग एक्ट में 3 मेंबर करे गए, है ना। फिर लेटर ऑन क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेड को क्या कर दिया गया, इंडियन अफेयर्स के मिनिस्टर को बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेड बना दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि चाहे 6 मेंबर हो, फिर चाहे 3 मेंबर हो, और फिर चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो खुद भी कैबिनेट मिनिस्टर लेवल का मिनिस्टर है, क्या इनको इंडिया को देखने का ओपिनियन चेंज हो जाएगा? क्या ये इंडिया का डीकोलोनाइजेशन करने लगेगा क्या? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को बेवकूफ बनाने के लिए कि देखिए ऐसा है कि हमने जो है क्राउन का रूल लागू कर दिया है, आज से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को हम खत्म कर देंगे, और जो है गवर्नर जनरल के ऊपर जो डुअल टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी वो हमने खत्म कर दी है, क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव वॉइसराय है। अब देखिए कैनिंग पहले भी गवर्नर जनरल था, कैनिंग बाद में वॉइसराय बन गया। आपने खुद देखिए वैरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वैरेन हेस्टिंग्स बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, है ना। फिर आपने देखा बेंटिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, फिर बेंटिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। उसी तरीके से कैनिंग लास्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, फिर कैनिंग पहला वॉइसराय बन गया। मैं आपका कल हिस्ट्री का टीचर था और आज मैं आपके लिए डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का एचओडी बन जाऊं,
कोई फर्क हो जाएगा मेरे पढ़ाने के तरीके में या मेरा आपको देखने के नजरिए में? नहीं ना। तो ये सब का सब जितने भी अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, जो की प्रोविजंस आ रहे हैं, बेसिकली क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ कागजी परिवर्तन है। हाँ, एक मेजर परिवर्तन आपको दिख रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म किया जाए, ये तो आप बात मानेंगे। टोटल क्राउन का रूल चल रहा है और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है अब वो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है, ना कि कंपनी का। इससे मेजर इशू सॉल्व किसका होने जा रहा है? 1853 से जो डिमांड उठ रही थी किसकी, यूरोपियन की, कि कंपनी का जो गवर्नर जनरल है वो हमारे हित को नहीं देखता है बल्कि कंपनी के हित को देखता है। और अब वो जो है वो टोटल होल सोल ब्रिटिशर्स के हित को देखेगा। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया। कोई डाउट? क्या सभी को मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है, ओके, आगे बढ़े फिर हम लोग, है ना। The power of the court of director was vested to the secretary of state। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर किसके पास जा रही है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जा रही है। उसकी हेल्प करने के लिए जो है 15 मेंबर की काउंसिल बन रही है, ठीक है। और इस 15 मेंबर की काउंसिल को क्या बोलते हैं? इंडिया हाउस। मतलब इनके ऑफिस को बोलते हैं इंडिया हाउस। याद रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसके जो 15 सपोर्टर्स है, इसको, इसके हाउस को क्या बोलते हैं? इंडिया हाउस। मैं आपको लगभग 1898 में जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तब मैं आपको एक रिवॉल्यूशनरी का नाम बताऊंगा जिसका नाम है श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा। हाल ही में 2016 में इनकी अस्थियों को लंदन से लाया गया, वहीं इनकी डेथ हो गई थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने एक पैरेलल इंडिया हाउस के पीछे अपना एक ऑफिस खोला, उसका नाम इंडिया हाउस रख दिया था, और वहां से क्रांतिकारी गतिविधियां लंदन में चलाई थी। तो बहुत ही अच्छी चीज है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा वैसे भी, लेकिन हाँ आप याद रखिएगा, मैं आपसे बोलूंगा उस समय इंडिया हाउस, तो आपको याद होगा, ठीक है। तो इस ऑफिस को क्या बोलते हैं? इंडिया हाउस। और इंडिया हाउस के खर्चे कौन उठाएगा? ऑब्वियसली बात है, अभी तक आप क्या देख रहे थे? आप देख रहे थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के खर्चों को उठाएगा कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, 1853 का चार्टर याद करिए। और उन खर्चों को कौन देता था? भारत का रेवेन्यू से दिया जाता था। गवर्नमेंट डिसाइड करती थी ब्रिटेन की, और उन खर्चों को कहां से दिया जाता था? इंडिया के पैसे दिए। सिंपल सी बात है कि इंडिया हाउस का खर्चा भी कहां से दिया जाएगा? इंडिया से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा उससे दिया जाएगा। यही दादा भाई नेहरू जी बोलते हैं ट्रेड ऑफ वेल्थ में कि भाई जो हमारे यहाँ रहते भी नहीं है, उनके रूल्स को हमारे यहाँ गवर्नर जनरल या वायसराय इंप्लीमेंट करता है, वो हमारे बारे में कुछ जानते भी नहीं है, और आप उनकी सैलरी और साथ ही साथ उनके जो एम्प्लॉयज है, उनका जो स्टाफ है, उसकी भी सैलरी हमारे पैसे से, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया, है ना। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए कि ये जो है आपका क्या है? क्राउन है। क्राउन के बिहाफ में रूल कौन करता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट करती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट को लीड करने वाली गवर्नमेंट कौन होती है? ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, जिसमें पीएम, ब्रिटिश के पीएम डिजरायली प्लस इसकी काउंसिल होती है, ठीक है। और यहां पे अगर बात करते हैं इंडिया में कौन होता है? वॉयसराय होता है। वॉयसराय को गाइड कौन करेगा? वो करेगा आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्लस 15 मेंबर्स, ठीक। वॉयसराय कौन है? क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है। इसको गाइड कौन कर रहा है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर रहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर तो है ही, क्योंकि एमपी है, साथ ही साथ जो है पीएम की कैबिनेट मिनिस्टर का मेंबर भी है, ठीक। और ये जो 15 मेंबर है, इसमें स्टार्टिंग में हाफ नॉमिनेट कौन करता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता है। और हाफ नॉमिनेट कौन करता है? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट करता है, मतलब क्राउन नॉमिनेट करता है। पार्लियामेंट मत लिखिएगा, क्राउन समझिएगा, ठीक। और लेटर ऑन क्या हो जाता है? 1874 के बाद कौन करता है? पूरी की पूरी बॉडी की कौन कौन नॉमिनेट करता है? वो क्राउन नॉमिनेट करता है। क्राउन के बिहाफ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के बिहाफ पे मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहां तक सबको क्लियर हो गया? इतना, ठीक है।
तो अब ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और जो उसकी काउंसिल है, जो 15 मेंबर की काउंसिल है, बेसिकली एक ब्रिज किसके बीच में, आप देखिए एक ब्रिज ऐसा दिख रहा है, ये ब्रिज दिख रहा है आपको, बेसिकली एक ब्रिज है इंडिया के वायसराय और क्राउन के बीच का ब्रिज है ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दिख रहा है आपको, यहां तक क्लियर आपको? ठीक। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जितने भी रूल्स हैं, जो कुछ भी हो, कॉमर्शियल अफेयर तो वैसे भी कंपनी बची नहीं है ना, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जितने भी रूल है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखेगा इंडिया के लिए। ठीक है, ठीक। इवन जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसको इतनी पावर है कि वो जो उसकी काउंसिल है ना, उस काउंसिल से बिना डिस्कस किए हुए, उस काउंसिल से बिना डिस्कस किए हुए कुछ सीक्रेट ऑर्डर्स जो है वो सीधे वॉइसराय को भेज सकता है, सीक्रेट ऑर्डर्स डिस्पैच कर सकता है किसको, वॉइसराय को, है ना। दूसरी चीज ये है कि ये जो 15 मेंबर की काउंसिल है ना, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। क्या है ये? एडवाइजरी बॉडी है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सलाह देगी, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स भी यहाँ मौजूद हैं और आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट के बिहाफ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स ही मौजूद हैं, है ना। तो इन नॉमिनेशन में कहीं ना कहीं जो है अपोजिशन का रोल भी है, इसलिए इसको एडवाइजरी बॉडी बनाई गई है। इसकी सलाह को प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माने चाहे ना माने, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पावर है। ठीक। दूसरा, वो अपना कोई भी सीक्रेट ऑर्डर जो है वायसराय को डायरेक्ट भेज सकता है बिना इनकी सलाह लिए, बिना इनको बताए हुए। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक। ब्रिटिश पार्लियामेंट, अच्छा, ये मान लीजिए ब्रिटिश पार्लियामेंट है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन अफेयर से जुड़ा हुआ कोई भी मसला होगा तो वो वायसराय को नहीं यहाँ लंदन में बुलाएगा, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बुलाएगा कि भैया आप बताइए इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो हर क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देगा। यहां तक सबको क्लियर? ब्रिटिश पार्लियामेंट could question the secretary of state in the parliament regarding the state of affairs in India। यहां तक सबको क्लियर? प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडियन मसलों को जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में जवाब देगा। ओके, आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ और छोटी मोटी चीजें हैं, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, 1861 का जो एक्ट आएगा वो ज्यादा की प्रोविजन देगा। देखिए ये एक तरीके की उद्घोषणा है, प्रोक्लेमेशन है किसकी, क्राउन की। तो क्राउन की प्रोक्लेमेशन में बहुत टू द पॉइंट बात की जाती है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स है। देखिए सीधी बात है, संविधान जैसे है ना, संविधान है ना, संविधान में कहा गया है कि भैया सब बराबर। आर्टिकल नंबर 14 कह रहा है सब बराबर। सब बराबर कैसे होगा? सब बराबर करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट भी लाना पड़ेगा। सब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जो है रिजर्वेशन का कंसेप्ट भी लाना पड़ेगा, है ना। सब बराबर करने के लिए जेंडर इक्वालिटी के लिए जो है आपको निर्भया एक्ट भी लाना पड़ेगा, है ना। जेंडर इक्वालिटी भी होनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें है ना, आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है वो एक तरीके से आपको क्या रास्ता दिखा रहा है, उसके लिए आपको कुछ रूल्स लाने पड़े, है ना। तो क्वीन विक्टोरिया जो है वो एक लैंडमार्क है, बहुत बड़ा लैंडमार्क है इंडिया का जो है हिस्टोरिकल, आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरिकल में इश्यूज में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। तो उससे वो जो रास्ते दिखा रहा है उसके ऊपर काम करना एक अलग चीज है ना। तो अब क्या है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी एक मेजर इशू था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी खत्म कर दी। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हुआ करता था उसको नाम क्या दे दिया गया? उसको नाम दे दिया गया वायसराय। ठीक है, वायसराय जो है वो कौन है? वो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है, कहां पे? इंडिया में, है ना। और क्राउन कौन है? वो खुद क्राउन है, मतलब रानी है, राजा है, शाही परिवार से, रॉयल फैमिली से। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्या कह रही थी? डेलीगेटेड पावर विल नॉट बी डेलीगेटेड। हमने जो पावर दी है किसको? इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को। क्या आप खुद में तो कुछ दम थे नहीं, आपको हम ही नहीं बनाया, तो अब आप अपनी पावर किसी और को गोद लेके नहीं दे सकते। मतलब कुल मिला के रॉयल फैमिली को खत्म किया जाता,
है ना? कि अगर आप किसी को गोदी नहीं ले पाएंगे तो रॉयल फैमिली खत्म हो जाएगी। तो यही किया जा रहा है कि भैया ऐसा है, देखिए वो गवर्नर जनरल का रूल था, वायसराय जो है वो खुद रॉयल फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव है, और जो है यहाँ की रॉयल फैमिली को रहने दिया जाएगा, रॉयल फैमिली खत्म नहीं की जाएगी, तो एक बैलेंस बनेगा। ठीक, ऐसा क्यों किया जा रहा है? किया इसलिए जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री में चलते हैं। देखिए होता क्या है, 1813 में राजा राम मोहन राय जो है वो इंडियंस के लिए लिबरलिज्म की बात करते हैं। 1813 से लेके ऑनवर्ड तक जो है आपका सती प्रथा को खत्म करते हैं। और इस टाइम पीरियड में एक ऐसी बेंच है, जैसे आप लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट सुना था मेरे मुंह से, है ना? फिक्स डे को फिक्स अमाउंट देने वाले लोग, जो पैसे वाले लोग हो जा रहे थे गवर्नमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदार बहुत पैसे वाला हो रहा, उसके पास 300 400 गांव की जमींदारी आ रही थी, बहुत पैसा था उसके पास, बहुत। तो अब क्या है कि वो धीरे धीरे क्या चाहता है कि उसके अंदर खुद एक अप्रोच आ चुकी, व्हाट इज बेस्ट, वो खुद उसके अंदर आ चुकी। दूसरा, 1833 के चार्टर में आपने देखा कि इंडिया को जो है 1813 में भी और 1833 में इंडिया को एंग्लिकन अप्रोच से पढ़ाया जाना, व्हाट इज बेस्ट, है ना? तो व्हाट इज बेस्ट जो एजुकेशन सिस्टम आया, इससे जो इंडियंस गए लंदन पढ़ने गए, उन्होंने देखा कि भैया ऐसा सीधी सी बात है, मोनार्च हमको डेमोक्रेसी नहीं दे सकता, मोनार्च में हमको वो पावर नहीं मिल सकती है जो डेमोक्रेसी में मिल सकती है ना? और मोनार्च में किसी कॉमन सिटीजन को पावर नहीं मिल सकती है इंडिया के, जो कि डेमोक्रेसी में मिल सकती है ना? कि देखिए अगर अंग्रेज चले जाते 1857 में तो क्या होता, यही कि सबकी सब रॉयल फैमिली आती, और इंडिया जो है एक छोटा सा यूरोप ऐसा होता, एक राज देश होता, उत्तर प्रदेश में होता, एक बिहार में होता, सबके सब राज देश हुआ करते, जैसे आपका क्राउन प्रिंस है सऊदी का। तो डेमोक्रेसी नहीं होती, और कॉमन मैन को राइट जो है वो डेमोक्रेसी देती है, कॉमन मैन को राइट्स जो मोनार्च नहीं दे रहा होता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के वर्ड्स पे आप लोग याद करिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि एससी एसटी ओबीसी का भला किसने किया, ब्रिटिशर्स ने, ऐसा लोहिया साहब बोलते हैं, क्योंकि अगर वो ना आते तो डेमोक्रेसी ना आती, और डेमोक्रेसी ना आती तो शायद ये राइट्स ना मिलते, या इंडियंस को डेमोक्रेसी का एक चस्का ना चलता। तो ये सब के सब जो है 1813 से ही जो है, ये सब के सब जो है रिनेशा और एनलाइटमेंट की बात करने लगे हैं। प्रबोधन मतलब सेल्फ असेसमेंट होता है एनलाइटमेंट, जानना क्या कमियां क्या है, हम क्या थे और क्या हो गए। तो हम तो जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को देखते हैं तो बहुत ही तगड़े लोग हुआ करते थे, जहाँ विमेंस को उन्होंने राइट दे रखा था, विमेंस भी पढ़ने का राइट था, या कि प्रवेश भी कर सकती थी। और आज अपनी विमेंस के साथ क्या करना है, ऐसा 1813 एंड ऑनवर्ड्स के लोगों ने सोचना चालू किया, है ना? और क्या हम वैसी चीजें फिर से नहीं कर सकते, ये जो बीच में कमियां हुई, कास्टिज्म हुए, इन सबको खत्म नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, तभी तो हम जाके ब्रिटिशर्स को हटा सकते हैं यहाँ से। तो ये रिनेशनल एनलाइटमेंट जैसी जो चीजें आ रही हैं, वो क्या कर रहा है कि वो 1857 के रिवोल्ट से, है ना, कुछ लोगों का मोह भंग कर रहा है। वो चाहते हैं कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी मिले और हम आगे बढ़े, है ना? तो वो रॉयल फैमिली के सपोर्ट में ना जाके एक अलग तरीके से डेमोक्रेटिकली इंडियंस को पढ़ाइए। दादा भाई नेहरू जी मैथमेटिक्स से एमएससी करने वाले, एल्फिंस्टन कॉलेज से पहले इंडियन, रहनुमाई मजदा यासन सभा, इंडियंस को खूब ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ। तो ये लोग जो है ये रॉयल फैमिली के साथ नहीं खड़े थे, ये लोग जो है ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स के साथ खड़े थे, ये न्यूट्रल थे, इनका 1857 के रिवोल्ट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और अब ये न्यूट्रलिटी जो है वो पॉलिटिकल मूवमेंट की ओर जा रही है। किसकी ओर जा रही है? पॉलिटिकल मूवमेंट की ओर जा रही है, मतलब कांग्रेस की डिमांड कर रही है। क्योंकि जो न्यूट्रलिटी 1830 में थी, 1830 से लेकर 30 तक थी, अब वो धीरे धीरे क्या हो चुका है कि इंडिया के लेवल पे, यहाँ बंगाल में पॉलिटिकल मूवमेंट की बात कर रही है, या पंजाब में पॉलिटिकल मूवमेंट की बात कर रही है, या बॉम्बे में पॉलिटिकल मूवमेंट की बात कर रही है, और धीरे धीरे 1885 तक ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, पहले न्यूट्रल थे, फिर पॉलिटिकल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे ऑल इंडिया लेवल पॉलिटिकल मूवमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 1885 में, जिसकी कांग्रेस की बात, है ना? तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि जो पहले न्यूट्रल थे वो छोटा सा रीजनल लेवल पे पॉलिटिकल मूवमेंट कर रहे हैं, फिर ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कांग्रेस की डिमांड कर रहे हैं, कल वो अंग्रेजों को हटाएंगे, अंग्रेजों को हटाने के बाद क्या वो प्रिंसली स्टेट्स की मोनार्च को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको प्रो ब्रिटिश बनाना बहुत जरूरी है, इन रॉयल फैमिलीज को प्रो ब्रिटिश बनाना बहुत जरूरी है। और 1872 में क्या होता है, इनके लिए मेयो सेंट्रल कॉलेज खोला जाता है, जहां पे इनको ब्रिटिश अप्रोच से पढ़ाया जाता है राजकुमारों को। और धीरे धीरे ये जो प्रिंसली स्टेट्स है ये हर्डल बना दी जाती है, कहा? इंडियन नेशनल मूवमेंट के रास्ते में। और आप देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, फोर्थ सेमेस्टर में सीएसजेएम यूनिवर्सिटी के लास्ट यूनिट में प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर लिखा हुआ है ना?
तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी से प्रिंसली स्टेट घबराए हुआ करते थे। विक्टोरिया अनाउंसमेंट में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है। वॉयस राय को रॉयल फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है, जो कि इंडिया के नेटिव रॉयल फैमिलीज के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो है इस बहुत बड़े नेशनल मूवमेंट के मामले में हर्डल बनने वाला है ना। तो ये समझ में आया कि आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी खत्म की क्यों जा रही है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है, मान लीजिए कि जब आप ऑप्शनल हिस्ट्री का या आप जीएस हिस्ट्री का लिखेंगे, वहां आपको ये जो मैंने अभी चर्चा बताई वो बताऊंगा, मैं तब भी बताऊंगा जब मैं पढ़ा रहा हूँ। और अभी आपको इसको इस एक्ट को फील कराने के लिए बता दिया। एक्ट के बारे में आपको इतना नहीं लिखना है ना, क्योंकि मेंस एक्ट के बारे में मेंस कभी क्वेश्चन पूछता ही नहीं, वो ऑप्शनल हिस्ट्री पूछा जाएगा, जीएस में पूछ लिया जाएगा, जीएस में तो पूछा ही नहीं, सीधी सीधी बात है ना। और की प्रोविजंस जो है क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। अभी आपके लिए क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी खत्म की गई, एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया है? जैसे आपने देखा था कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, तो वो लेजिस्लेटिव, अभी भी लेजिस्लेटिव वर्क जो है वॉइसराय का चलता रहेगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम चलता रहेगा। हालांकि देखिए इमरजेंसी में आया हुआ है, तो लेजिस्लेचर में कौन होगा कौन नहीं होगा डिसाइड नहीं है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही यहाँ पे काम कर रही है ना। अभी 1860 में क्या किया जाएगा, एक अलग से प्रोविजन लाया जाएगा। 1858 के बाद आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1861 आएगा। 1860 में कुछ प्रोविजन लाए जाएंगे, क्या कि वॉइस राय को एक वीटो पावर दे दिया जाएगा अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फिर से। दूसरा, वॉइस राय के साथ साथ यहाँ पे आपको याद होगा कि 4 मेंबर हुआ करते थे 1853 में, और एक अलग से मेंबर लाया जाएगा जिसको फाइनेंस मिनिस्टर कहा जाएगा, ठीक है। और ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर है, वायसराय इनको अपनी पावर डिसइंट्रीगेट करेगा, मतलब क्या, सबको पोर्टफोलियो देगा। प्रधानमंत्री सभी मंत्रालय को अपने हाथ में नहीं रखते। एस जयशंकर को दे रखा है, फॉरेन मिनिस्टर दे रखा है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को दे रखा है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो की तो नाम ही लेना बेकार है ना, सुबह सुबह उनको दे रखा है ना। ऑनलाइन बोलने में बहुत डर रहता है। तो कुल मिला के पोर्टफोलियो है ना। तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो है 1860 में लाया जा रहा है। ये पोर्टफोलियो किसके लिए है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर के लिए, और 1861 में सबको रिपीट कर दिया जाए, है ना। फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए, और ये जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं यही जो है 1861 में इंडिया का पहला बजट रखते हैं। तो बजट की भी एक हिस्ट्री यहां से चालू होने जा रही है, वो आगे हम लोग देखेंगे, 1861 में देखेंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया है ना। तो ये जो पोर्टफोलियो है और ये जो बजट है, ये वीटो, ये सब किसी एक्ट में नहीं है, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 में। वो बीच में आता है, आपके लिए डेटा कहा था 1861, तो उसको रिपीट कर देते हैं 1861 में, ठीक। तो आपसे जनरली अगर पहली बार पूछा जाए तो 1860 में, प्रोविजंस में देखा जाए तो प्रोविजंस में 1861 में प्रोविजन था, ठीक। आप लोग देखते आ रहे थे दिनों से कि कुछ चीजें रिपीट की जाती थी चार्टर से, याद आ रहा है आपको, ठीक। अच्छा, वॉयसराय जो है, वॉयसराय खुद, पहले आपको याद है गवर्नर जनरल की अपॉइंटमेंट कौन करता था, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था, और उसमें जो है क्राउन का इन्वॉल्वमेंट रहता था, ठीक। अब क्या है, जो वॉयसराय है और जो बाकी प्रेसिडेंसीज है इंडिया में, उसके लिए जो गवर्नर का प्रोविजन है, आपको याद आ रहा होगा 1853 में गवर्नर का प्रोविजन किया गया था बाकी सारी प्रेसिडेंसीज में। तो वॉयसराय और गवर्नर की जो प्रोविजन है, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इसकी अपॉइंटमेंट जो है क्राउन करेगा। वायसराय और इंडिया के बाकी प्रेसिडेंसीज में गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, क्राउन। सीधी सी बात है, जो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव जो क्राउन करेगा। क्राउन का मतलब कौन, इसका मतलब प्रैक्टिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट। यहां तक सबको क्लियर है ना। और अब बात करते हैं जो प्रिंसली स्टेट्स के जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी बताइए, आपका मर्जर नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि इनको फ्री होल्ड छोड़ दिया कि नहीं। आपको जो है सीधी सीधी सी बात है कि हम आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो नहीं कर रहे हैं, हम आपको गोद लेने के अधिकार से वंचित नहीं कर रहे हैं। आप अपनी दिक्कत है, आप जैसे चाहिए वैसे चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आपका अपना फैमिली मैटर है। और सीधी सी बात है कि आप जो है ब्रिटिश सुजरेनिटी में रहेंगे, आप ब्रिटिश सुजरेनिटी में रहेंगे, मतलब आपकी जो एक्सटर्नल अफेयर्स है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, मतलब क्राउन डिसाइड करेगा। मतलब आप जो है एक संप्रभु राष्ट्र नहीं होंगे। एक संप्रभु, भारत के अंदर एक संप्रभु राष्ट्र कैसे बना दिया जाएगा अलग से,
ना आज स्वीकार करा जाएगा, ना ब्रिटिश गवर्नमेंट स्वीकार करेगी, फिर तो आप कुछ भी करने लगेंगे, कल को आप जो रशिया से रिलेशन बनाने लगेंगे, है ना? तो सुवरेनिटी नहीं होगी, आपकी सुवरेनिटी हमारे पास होगी। ब्रिटिश सुवरेनिटी में आप अपनी प्रिंसली स्टेट चलाएंगे, मतलब ये कि आपके एक्सटर्नल अफेयर्स वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही देखेगी, ठीक? मतलब एक प्रिंसली स्टेट का दूसरे प्रिंसली स्टेट से क्या रिलेशन होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी। और तो और जब इन प्रिंसली स्टेट्स ने 1805 1800 से लेके 1805 के बीच में सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट की थी, तो तब भी ये कंडीशन रखी गई थी कि आपकी फॉरेन पॉलिसी सुवरेनिटी हमारे पास होगी। तो मतलब ये कि ये जो अब ऐसा हो गया, सुवरेनिटी आपको हमारे पास देनी पड़ेगी, आपका दूसरे प्रिंसिपल स्टेट से पटती नहीं है, आप लड़ाई झगड़ा करोगे, उसका फायदा कौन उठा लेगा? इंडियन नेशनल मूवमेंट वाले लोग उठा लेंगे। तो ऐसा है कि आप सुवरेनिटी जो है आप मेरे पास रहेगी, आपका लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, वो सब हम देखेंगे, और किसी भी तरीके से आपके एरिया में इंडियन नेशनल मूवमेंट डेवलप नहीं होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी। ये धीरे धीरे इनको डायरेक्ट किया जाता है कहां से? 1852 से। इनको खुद नहीं पता है 1872 में मेयो सेंट्रल कॉलेज बनता है, वहां इनको प्रो ब्रिटिश अप्रोच के साथ पढ़ाया लिखाया जाता है ना? दी व्हाइट मुगल्स बनाया जाता है। विलियम डेलिम्पी की एक बुक है दी व्हाइट मुगल्स, तो दी व्हाइट मुगल्स का कॉन्सेप्ट आने लगता है धीरे धीरे, है ना? यहां तक सबको क्लियर हो रहा है आपको? देखने सुनने में मुगल, लेकिन कैसे? गोरे, गोरे विचार वाले। क्लियर है चीज? यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, आई होप, है ना? अच्छा, अब सीधी सी बात है कि इंडिया में अगर सब कुछ किया जा रहा है, आपने जो है खत्म कर दिया, क्या कंपनी को खत्म कर दिया, तो जो आईसीएस एग्जाम है, सिंपल सी बात है कि वॉइसराय जो है यहाँ पे ब्रिटिश अप्रोच को कैसे इंप्लीमेंट करेगा? आईसीएस के थ्रू करेगा, ठीक है? तो प्रोविजन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज टू एडमिनिस्टर द कंट्री, साफ साफ कहा गया कि इंडियन सिविल सर्विसेज जो है वो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। और ये कैसे कंट्रोल होगी? या आईसीएस की जॉब जो है, या आईसीएस के लिए सारे रूल्स कौन बनाएगा? वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाएगा, ठीक? कैसे? देखिए, सिंपल सी बात है कि वॉइसराय की पोजीशन एक तरीके से पीएम टाइप की, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की इंडिया के रेफरेंस में अगर देखें तो कैसी है? प्रेसिडेंट टाइप की। भाई प्रेसिडेंट कोई भी रूल देता है, किसी भी रूल पे साइन ब्रिटिश पार्लियामेंट करती है, और हमारे यहाँ क्या होता है कि इंडियन पार्लियामेंट करती है। वो नाम तो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है ना, इंप्लीमेंट कौन कर रहा होता है? पीएम। यहाँ पे वॉइसराय इंप्लीमेंटेशन जरूर कर रहा है, लेकिन जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो जो है उसी के नाम पे अपॉइंटमेंट होगी, किसी आईसीएस की, ना कि वॉइसराय के नाम, है ना? आप देखिए आईएएस की अपॉइंटमेंट किसके नाम पे होती है? प्रेसिडेंट के नाम पे होती है। तो हमारे यहाँ एक तरीके से प्रैक्टिकली हेड ऑफ द स्टेट कौन हुआ करता था उस टाइम पीरियड में? प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था, प्रैक्टिकल हेड, है ना? और लेटर पे हेड कौन हुआ करता था? वो खुद ब्रिटिश क्राउन हुआ करता था, है ना? क्योंकि क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव कौन था? वॉइसराय। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे तो कौन है इंडिया का हेड? क्राउन खुद है। लेकिन अब प्रैक्टिकली बात करेंगे तो कौन है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो प्रैक्टिकली अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है तो प्रैक्टिकली आईसीएस ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट भी वही करेगा। यहां तक सबको क्लियर रहेगा? प्रोविजन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज टू एडमिनिस्टर द कंट्री विच वुड बी कंट्रोल्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये साफ साफ प्रोविजन कर दिया। कोई डाउट, है ना? अब आपके लिए एक चीज है, थोड़ा सा डेटा है, बड़ा प्यारा डेटा है। लंदन में एक हेल्बरी कॉलेज आया। मैंने गलत लिख दिया। हेल्बरी, यहीं पे आईसीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग हुआ करती थी। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे ट्रेनिंग हुआ करती थी। और आज अगर आप बात करते हैं आईएएस की तो कहाँ होती है? आपको पता है, सबको लबासना में होती है ना? लबासना का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया? सरदार वल्लभ भाई पटेल लेके आए। ओके, तो एक डेटा है मुझे अचानक से याद आ गया, हेल्बरी कॉलेज, ठीक? कोई डाउट? आगे बढ़े हम लोग। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये हमारी हेडिंग है। इसमें कुछ नहीं है, वही सारी की सारी जो मैंने अभी तक आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पावर बता दी है वो सबका सब यही है। इट वाज डोमिनेटेड बाय एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल विद नो रिप्रेजेंटेशन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ओ सॉरी, मैं गलत बोल गया।
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज टू बी पीएम, वाज टू बी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन। एमपी होगा कहाँ का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर का इसका दर्जा होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, ये हेडिंग में गलत यहाँ नोटिस डाल दिया। क्लियर है चीज आपको सबको? ठीक है। हाँ, डिफेक्ट्स की हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसमें डिफेक्ट्स क्या। डिफेक्ट्स में सबसे बड़ी बात ये है कि भैया आपने इंडियंस के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। भाई हमारे लिए आ रहा है, हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। ठीक। दूसरी चीज ये कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो सुप्रीम अथॉरिटी है, के पास सारी की सारी पावर है, वो बैठा कहाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश लंदन में बैठा है। तो अब्सेंटी ऑफ सोवरेंटी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से आ रही थी, अनुपस्थित प्रभु सत्ता, भाई जो हमारे ऊपर रूल कर रहा है वो यहाँ रहता नहीं, तो हमारी परिस्थितियों को जानता नहीं, हमारे सिचुएशन को जानता नहीं। तो अभी भी तो प्रॉब्लम बनी है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो या इंडिया हाउस हो, सबका सब लंदन में बैठा हुआ है। इंडियंस के बारे में कुछ नहीं, बस इंडिया के बारे में कुछ भी, इंडियंस के बारे में कुछ भी यहाँ नहीं सोचा गया। ये सबसे बड़ी कमी है, और कुछ नहीं है इसमें। क्योंकि अनाउंसमेंट एक तरीके का प्रोक्लेमेशन है, इमरजेंसी के टाइम पीरियड में लाया गया है। एक तरीके की ब्रिटिश के लिए इमरजेंसी हुआ करती थी। कैनिंग को याद करिए, जो कैनिंग वायसराय है, मैं आपको बताऊं, कैनिंग अपनी एक डायरी लिखा करता था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग इस समय अपनी एक डायरी लिखा करता था, और उस डायरी को बोलते थे भय का दस्तावेज। मतलब उसको नाम दिया गया, उसकी बायोग्राफी को, ऑटोबायोग्राफी को। उसमें वो बोलता है कि अगर कुछ प्रिंसली स्टेट्स हमारा सपोर्ट ना करते तो हो सकता है हमें इंडिया छोड़ना ही पड़ता। और जब आप लोग बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे तो बताते हैं कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी उसमें महज 1 से 2% प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था 1857 के रिवोल्ट में, है ना, जिसमें एक सिंधिया, महाराजा ऑफ सिंधिया भी हुआ करते थे। इन्होंने सपोर्ट किया था बाद में, इनके ऊपर आरोप लगते हैं। हालांकि अभी महाराजा ऑफ सिंधिया जो है, उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से डिफेंड किया है। ललन टॉप पे आपको आपको या कहीं किसी न किसी न्यूज चैनल में उनका इंटरव्यू दिख जाएगा। उन्होंने बोला कि मैंने रानी लक्ष्मीबाई का जो है साथ हमारे एंसेस्टर्स ने दिया था। अब वो दिया था नहीं दिया था, वो लोकल स्टूडेंट्स ग्वालियर वाले मानते हैं दिया था, लेकिन जो है ये बिपिन चंद्रा जो है वो नहीं मानते। हम लोग को बिपिन चंद्रा ही मान के चलना पड़ता है। कम्युनिस्ट अप्रोच है, और कम्युनिस्ट अप्रोच जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी उनको, कि उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि महारानी ऑफ सिंधिया जो हुआ करती थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, उन्होंने जो है ग्वालियर में, स्पेशली एमपी में जो है, एमपी कभी कभी बॉम्बे का हिस्सा हुआ करता था, बॉर्डर में हुआ करता था। नागपुर में एक जगह है जिसका नाम है आरएसएस। तो ग्वालियर में उन्होंने आरएसएस को काफी प्रमोट किया। तो डेट्स वाई कंटेम्परेरी जो ब्रिटिशर्स हुआ करते, कम्युनिस्ट हुआ करते थे या कांग्रेसी हुआ करते थे, उन्होंने महारानी ऑफ सिंधिया को बदनाम करना चालू कर दिया। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा जो है वो महाराजा ऑफ सिंधिया इस समय के जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो इस बात को बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फिर बाद में क्या होता है कि जब सिंधिया कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, महारानी ऑफ जो सिंधिया होती है, वो किसी कारण से उनका बीजेपी और आरएसएस से मोह भंग हो जाता है, जनसंघ से मोह भंग हो जाता है, और वो पार्टिसिपेट कर देती है किसमें, कांग्रेस में। तो जो जो मतलब राइट विंग वाले या जो बीजेपी वाले हैं, वो बोलने लगते हैं कि उन्होंने तो जो है यही बिपिन चंद्रा की बुक को बेस बना के बोलने लगते हैं, उन्होंने तो जो है विजय को साथ दिया था। फिर अब चूंकि वो फिर से यहाँ पे आ चुके हैं, तो फिर से वो एक लिबरल व्याख्या चलती, वो व्याख्या चलती थी, वो पॉलिटिशियंस की व्याख्या है ना। हमारे लिए बिपिन चंद्रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा एग्जाम देना है हमें। तो वो बोलते हैं कि कैनिंग ने अपनी डायरी में ऐसा लिखा, अगर सिंधिया हमारा साथ छोड़ देता तो हमें कल ही जो है बोरिया बिस्तर लेके भारत से भागना पड़ता। मतलब कैनिंग जो है उस प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बता रहा है कि उस प्रिंसली स्टेट ने सपोर्ट किया है ना। तो ये रहा कैनिंग। कोई डाउट यहाँ पे आपको? इंडियंस के बारे में कोई अप्रोच नहीं। ठीक, क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चार्टर एक्ट 1853 abolished द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड। बताइए क्या स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? चार्टर एक्ट 1853 ने कंपनी की मोनोपोली खत्म की थी? नहीं, 1813 ने कंपनी की मोनोपोली खत्म की थी, और 1853 ने कंपनी का ओपियम, चाइना और टी वाला ट्रेड भी खत्म कर दिया था। मतलब एक तरीके से डायरेक्ट वर्डों में बोला जाए कि इसने ओपियम, टी और चाइना वाला ट्रेड खत्म किया। इनडायरेक्ट वर्ड्स में बोले तो कंपनी का ट्रेडिंग वर्क ही खत्म कर दिया। तो दोनों ही चीजें 1853 के पहले ही हो चुकी थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हालांकि अगर प्रैक्टिकली देखें तो 1853 में चीजें लागू थी, कंपनी की ट्रेड मोनोपोली जैसी चीज नहीं थी। ठीक। अगर हम लोग बात करें दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ब्रिटिश पार्लियामेंट
abolished the rule of East India Company and undertook the responsibility of ruling India directly. तो ये स्टेटमेंट ठीक है ना। 1858 में प्रोविजन किया गया है, हालांकि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए या जो कंपनी के स्टॉक होल्डर्स हैं उनको सेटिस्फाइड करने के लिए डिविडेंड एक्ट जो है 1874 में आया। वो कंपनी के स्टॉक होल्डर्स के लिए, वो आपके लिए नहीं, आपके लिए ऑफिशियली 1858 में अबॉलिश कर दी गई। ठीक है। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए कितना अच्छा वर्ड लिखा है। यूपीएससी के क्वेश्चन अपने आप में एक फैक्चुअल डेटा होते हैं। देखा क्या, रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश कर दिया किसको, रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी को। कंपनी कब एबॉलिश कर दी, 1874। देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट, अपने आप में डेटा होता है, किसी ना किसी अच्छी बुक से उठा के लेते हैं। रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, क्लियर है चीज। ईस्ट इंडिया कंपनी की रूलिंग खत्म की गई है, कंपनी कब खत्म की गई, 1874 उस डिविडेंड एक्ट के थ्रू। क्लियर है चीज आपको। तो ओनली द स्टेटमेंट नंबर 2 विल बी द राइट। ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, देखिए यूपीएससी में ये भी वर्ड यूज किया था। अगर मैं यहाँ पे विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ना लिखता तो आप समझ ही नहीं पाते कि बात किसकी चल रही है, 1858 की। ठीक है, अगर मैं आपको सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 बताता, आप सोचते अरे विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन कुछ और होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 कुछ और होगा, है ना। तो क्या लिखा है, और जब ये 2014 में आया हुआ, उस समय हो सकता है लोगों को दिक्कत भी हुई हो। तो टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स द इंडियन स्टेट, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। क्यों भाई, क्या दिक्कत है इस स्टेटमेंट में, और ये बताइए जरा। अच्छा, और कोई बताएगा। राइट है, क्यों वंदना राइट है, राइट। यस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को यहां पे खत्म किया गया है, इसलिए स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, क्या ये स्टेटमेंट राइट है। क्यों भाई, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, कैसे राइट है भैया, अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बताया था। एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही देख रहा है, मैंने आपसे बोला प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल बहुत कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट डाउटफुल रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट ठीक है, सही बोला तुमने, क्योंकि प्रैक्टिकली से मतलब थोड़ी है, हमें तो थ्योरेटिकल देखना है ना। ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ही है, ठीक बोला तुमने ये स्टेटमेंट उज्जवल, ये स्टेटमेंट ठीक है। ओके, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, भाई ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ही तो है वो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मैं खुद कंफ्यूज हुई, आई एम सॉरी। ठीक, फिर क्या कह रहा है, अगला अगला स्टेटमेंट देखिए, टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया, क्या ऐसा कुछ हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी जा रही है, ट्रेड वर्क उसका 1853 में 1833 में खत्म कर दिया गया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है उज्जवल, तुमने सही बोला, ये स्टेटमेंट ठीक था, तो ये 1 एंड 2 राइट हो जाएगा। क्लियर है चीज। तो अभी के लिए इतना, धन्यवाद।